कर्जदार अमेरिका के टैरिफदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा है। इस बार निशाने पर भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और इस पर 100% का शुद्ध टैरिफ। यानी अब अमेरिकी जब दवा खरीदने जाएंगे, चाहे उनको सर्दी हो, जुकाम हो, चाहे वो कैंसर हो, एड्स हो, वो दवाएं अब उनको दोगुनी कीमत में मिलेगी। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिका ने किन सामानों पर कितना टैरिफ लगाया है। फार्मास्यूटिकल के साथ साथ 100% टैरिफ सभी ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगेगा। 50% का टैरिफ किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी पर टैरिफ। 30% अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर टैरिफ। 25% हेवी ट्रक्स आयात पर टैरिफ। अब सवाल यह है, क्या हमला सिर्फ भारत की दवा इंडस्ट्री पर है? भारत जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये बात आप भी शायद जानते होंगे। दो चीजें हैं, भारत दुनिया भर में औषधि के निर्यात में अव्वल है, यानी हम दुनिया को सेहतमंद करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि भारत का मेडिकल टूरिज्म दुनिया भर में बहुत मशहूर है। भारत में लोग सस्ते इलाज के लिए आते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भारत को यूं ही नहीं मिला है। आंकड़े कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है। भारत हर साल 40-45 अरब डॉलर की दवाइयां बनाता है। जेनरिक ड्रग्स सबसे ज्यादा बनती हैं, ब्रांडेड ड्रग्स बड़ी कंपनियां बनाती हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दवाओं का कच्चा हिस्सा, बायोलॉजिक्स, कुछ हाईटेक दवाएं जैसे कैंसर और HIV, दुनिया की जेनरिक ड्रग्स का लगभग 20% हिस्सा भारत में ही बनता है। भारत की जेनरिक ड्रग्स दुनिया भर में सस्ती बिकती हैं। API में भारत लगभग 50% एक्सपोर्ट करता है। API यानी कि अमेरिकन फार्मा इंडस्ट्री। 2024-25 में भारत ने करीब 30.5 अरब डॉलर की दवा बनाई, जिसमें 75% फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल ड्रग्स वैक्सीन थे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, UK, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और फ्रांस इसे इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका में बिकने वाली 1/3 दवाएं भारत से जाती हैं। आंकड़े कहते हैं कि वहां 10 प्रिस्क्रिप्शन औसतन जो लिखे जाते हैं, उनमें 4 में भारतीय दवाओं का इस्तेमाल होता है। लेकिन ट्रंप का टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर है। इंडियन फार्मा अलायंस कह रहा है कि जेनरिक पर असर सीमित होगा। तो बड़ा सवाल यह है, क्या सचमुच भारत को चिंता करने की जरूरत है, या सिर्फ ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है? ट्रंप ने साफ कहा, अगर आप अमेरिका में निर्माण कर रहे हैं तो टैरिफ में छूट मिलेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बताएं कि रातों रात कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग कैसे सकती है। किसी भी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने में 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। इतने दिन अमेरिकी कौन सी गोली खाएंगे? या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों को गोली खिला रहे हैं, और उनकी गोली बंद करके कई भारतीय कंपनियां पहले से अमेरिका में फैक्ट्री लगा रही हैं। लेकिन अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यानी लागत ज्यादा है, नियामक झंझट है और मुनाफा कम है। तो सवाल यह है कि क्या भारतीय फार्मा कंपनियों को अमेरिका जाकर उत्पादन करना होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारी घरेलू इंडस्ट्री कमजोर नहीं होगी? मसला सिर्फ दवा का नहीं है। जाहिर सी बात है, यह प्रेशर का खेल है, यह पॉलिटिक्स का गेम है। यह ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए एक और ट्रंप की टैक्टिक्स है। ट्रंप वैसे भी चुनावी साल में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, अमेरिका फर्स्ट का नारा दोहरा रहे हैं। लेकिन अगर दवाओं के दाम दोगुने हुए तो भारतीय कंपनियों को परेशानी होगी, बात सही है। लेकिन अमेरिकी जनता को जो 100% का विशुद्ध झटका लगेगा, उस झटके का इलाज डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या है? तो क्या यह डोनाल्ड ट्रंप का कदम राजनीतिक स्टंट है, या इसे आप ट्रेड डील स्टंट भी कह सकते हैं? इसे 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। इसका असर सीधा सीधा भारत और अमेरिका के रिश्तों पर होगा। ट्रेड वॉर का नया मोर्चा खुलेगा। भारत थोड़ी और कोशिश करेगा कि भाई ट्रेड डील हो जाए, लेकिन जो पैंतरे आजमाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो ठीक नहीं है।
अगर निर्यात घटा तो भारत को नुकसान होगा, नौकरियों पर असर हो सकता है। लेकिन कहते हैं हर संकट में अवसर भी छिपा होता है। भारत एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजार का रुख कर सकता है। सवाल यह है क्या भारत सरकार इस मौके को सही रणनीति में बदल पाएगी? तो बहस भी यही है। ट्रंप का टैरिफ बम भारत की दवा फैक्ट्री के लिए कितना घातक है? भारत को अपनी दवा ताकत, अपने व्यापारिक रिश्ते और अपनी कूटनीति तीनों को कैसे साधना होगा? आज के इस शो में आज हम यही बहस करेंगे। ट्रंप का यह दाव भारत के लिए संकट है या संकल्प का मौका है? लेकिन टैरिफ अटैक से पहले एक्सपोर्ट का अगर हिसाब किताब देखें तो क्या है इसका आंकड़ा? कुल निर्यात में, अमेरिकी निर्यात में अगर देखें तो 3% का इजाफा 2025 में नजर आता है और 21.5% की बढ़ोतरी नजर आती है। इसी तरह से अगर भारत और यूएस में दवाओं के व्यापार को देखा जाए तो भारत 28 अरब डॉलर की दवाइयां विदेश भेजता है। अमेरिका भारत की दवाओं का सबसे बड़ा खरीदार है। 2025 के पहले 6 महीने में यानी जनवरी से लेकर जून तक भारत से 3.7 बिलियन डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। करीब 32,505 करोड़ रुपए की दवाइयां यूएस भेजी गई। 2024 में 8.73 अरब डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट हुई। करीब 77,000 करोड़ रुपए भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% था। बड़ी फार्मा कंपनियों की 40 से 50% इनकम अमेरिकी मार्केट पर डिपेंड करती है। यूएस से 80 करोड़ डॉलर के फार्मा प्रोडक्ट्स भारत आते हैं। भारत इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 10.9% लगाता है। भारत कोई 100% टैरिफ नहीं लगाता है। हालांकि यह बात भी सच है कि इससे पहले यहां से जो दवाएं अमेरिका को जा रही थी उसमें टैरिफ नहीं लगता था। अब उस पर 100% का टैरिफ लगेगा। लेकिन इस बीच हमने देखा है कि अमेरिका बार बार पाकिस्तान को पुचकार रहा है, पाकिस्तान को दुलार रहा है। हमें इससे भी ऐतराज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को दुलार करना और बार बार भारत पर टैरिफ लगाना आखिर मंशा क्या है? क्या ट्रेड डील के लिए ब्लैकमेलिंग के स्तर पर उतरना जरूरी है? खैर, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच व्यापार पर नजर डालिए। 2024 में दोनों देशों के बीच 10.1 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। 2023 की तुलना में यह 6.3% से बढ़ा। अमेरिका से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट 2.1 बिलियन डॉलर का हुआ। पाकिस्तान से अमेरिका को इंपोर्ट 5.1 बिलियन डॉलर का रहा। 2023 से 4.8% का इजाफा। अमेरिकी व्यापार में पाकिस्तान की हिस्सेदारी तो ना के बराबर ही है। चलिए मोटा मोटी 0.1% लगा लेते हैं। इसके अलावा ट्रंप की नजर पाकिस्तान के रेयर मिनरल्स पर भी है जो बेहद कीमती हैं। लेकिन है कि नहीं, है सवाल इस पर भी है। वैसे रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं बलूचिस्तान के इलाके में। अच्छा, पाकिस्तान से ट्रंप ने ऑयल डील भी की है, लेकिन सिर्फ इसलिए था कि वो बलूचिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंच सके। रेयर अर्थ मिनरल यानी कि एक ऐसा खनिज जिसकी मात्रा धरती पर बहुत कम है, उसकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इस मामले में 97% का कब्जा चाइना का है। यह खनिज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पवन टर्बाइन, मिलिट्री हथियार, हाईटेक प्रोडक्ट, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट्स, जिसमें जितने भी स्मार्ट चीजें आप लीजिए, कैमरा, सब में यूज होता है। पाकिस्तान का दावा है कि केपी, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में बहुत मात्रा में मिनरल है। इनमें लैंथेनम, गैडोलिनियम, टर्बियम और जेनोटाइम जैसे तत्व शामिल हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान के करीब क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान के करीब जाने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में 500 लाख करोड़ के खनिज भंडार का सपना दिखाया गया है। 80 तरह के अलग अलग खनिजों की बात बताई गई है। बलूचिस्तान में 16,000 से ज्यादा माइंस बताई गई हैं और कहा गया है इसमें डिस्प्रोसियम, टर्बियम, इट्रियम जैसे खनिज शामिल हैं। रेकोटिक सबसे बड़े तांबा सोने के भंडारों में से एक है। तांबा सोना प्राकृतिक गैस कोयले का भंडार है यहां पर। तो एक तरफ पाकिस्तान है जिसके इर्द गिर्द डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी घूमती नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारत है
जिसने अमेरिकियों की सेहत का आज तक ख्याल रखा है, दवाइयों की आपूर्ति की है। और याद रखिए दोस्तों, ये वही भारत है जिसने कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया के कई देशों को, जब वो वैक्सीन की कमी से जूझ रहे थे, तो हमने वैक्सीन दी थी। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत फार्मा इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है और भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री में महारत हासिल है, उसका फायदा हमने दुनिया को दिया। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देने नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बायलैटरल हो सकते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते को जिस तरह से जानबूझकर खराब किया जा रहा है, चिंता उस बात को लेकर है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। स्वागत है आपका सुरेंद्र सिंह जी। हमारे साथ मिताली निकोरे थोड़ी देर में होंगी। डॉक्टर सुजात बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं। कौल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कार्की सर, आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, आज सबसे पहला सवाल इस चीज को समझने के लिए कौल साहब से, कि एक तरफ भारत ने अमेरिकियों का सेहत ध्यान में रखते हुए हमने आज तक निर्बाध आपूर्ति की दवाइयों की, लेकिन जिस तरह का रुख डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं, क्या वो ट्रेड डील के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, और उसमें बार बार पाकिस्तान का विजिट भी शामिल है। आप ट्रेड डील करिए या ना करिए, लेकिन ये जो ब्लैकमेल का तरीका है कि आप एक एक करके पहले 25% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, अब 100% फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ, शहबाज शरीफ और मुनीर से मुलाकात करना, आप उन चीजों को हिट कर रहे हैं जो इंडिया के लिए एक ऐसा इश्यू है या फिर ऐसा एरिया है जहां पर आपको हिट नहीं करना चाहिए। कौल साहब, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को रेज करने के लिए। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं डायरेक्टली इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। मैं फिजिशियन तो हूँ ही, साथ में बायोटेक कंसल्टेंट। सो कल रात को, बिलीव इट और नॉट, अभी हमारी मॉर्निंग है, आई हैव बीन अवेक ऑल नाइट। हमारी सुबह 3 प्रेजेंटेशंस थी कि इंडस्ट्री के ऊपर इस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी जेनेरिक के साथ क्या फर्क पड़ेगा, और जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं और डिवाइसेस, ये 4 सेक्टर में। छोटा सा रिकैप, क्योंकि आई विल गिव यू इन नंबर्स अगर आप समझना चाहें तो। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, 100% टैरिफ लगे हैं, और फार्मा के अलावा और भी सेक्टर्स जैसे किचन कैबिनेटरी एंड स्टफ, हैवी ट्रक्स 25%, और अपहोल्ड फर्नीचर वगैरह पे। लेकिन इसका ये जानना जरूरी है कि यूएस से टोटल एक्सपोर्ट हमारा, अगर आप 2024-25 का देखिए, इंपोर्ट ड्रग्स का तकरीबन $212 बिलियन है, और जो तकरीबन 20 to 40% ऑफ द टोटल फार्मा हेयर है। और इंडिया से अगर हम इंपोर्ट पकड़ें तो $12.7 बिलियन का है, उसमें से जेनेरिक ड्रग्स $10 बिलियन का है। और ये बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को जानना, जो करंटली इन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारी डायरेक्ट इंडस्ट्री है। एज ऑफ नाउ दे हैव मेंशन्ड ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स, लेकिन क्लॉज यूएस, अगर आप कानून देखें तो उसमें ब्रांडेड और जेनरिक के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं है। तो जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैं सुबह से बात कर रहा हूं, कल रात से, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग बहुत कंसर्न्ड हैं कि जब आपको किसी चीज को एग्जैक्टली रूल आउट करना होता है तो आप मेंशन करते हैं कि जेनरिक ड्रग्स आर केप्ट आउट, वो नहीं मेंशन्ड है। इसीलिए $10 बिलियन की जो जेनेरिक इंपोर्ट भारत से हुआ है 2024-2025, उसके ऊपर तलवार अभी भी अनफॉर्चुनेटली लटकी हुई है। ये बहुत जरूरी है जानना। नंबर 2, ये जानना जरूरी है कि जेनेरिक ड्रग पे अगर हम नॉन जेनेरिक ब्रांडेड की बात करें तो वो $1 बिलियन है। इंडिया इज नॉट अ मेजर इंपोर्टर टू यूएस फॉर ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स। क्यों? क्योंकि उनके मार्जिन, विवेक जी, अगर आप सुनेंगे तो आप शायद चेयर से गिर जाएंगे। 1,500%, मैं खड़ा हूं, मैं गिर ही नहीं सकता, 200%, 250% होते हैं। और चेयर में बैठा ही नहीं हूं सर, कौल साहब। तो एक मिनट और में हर हिंदुस्तानी ऐसे किसी भी आंकड़े से
गिरता नहीं है, वो संभल कर खड़ा होता नहीं है, नहीं, ये आपदा में अवसर हमारी ढूंढता है। हमारी आई नो यू आर वेरी नाइस, लेकिन आप मेरी बात को समझिए। तो जो जेनेरिक ड्रग्स हैं वो $10 बिलियन है, लेकिन अगर आप इसे ट्रांसलेट करें, क्योंकि नंबर्स को समझना जरूरी है। हम्म। हमारी करंट इकोनॉमिकल कंडीशन ये अनफॉर्चुनेट है, मैं फिजिशियन हूं, ये बताना जरूरी है। हम दुनिया के जो टॉप कंट्री है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हम्म। उस पे पर कैपिटा 2.5 गुना, मतलब 250 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। और हमारा जो बजट है हेल्थ केयर का $1 ट्रिलियन के करीब 950 बिलियन का है। और उसके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, और उस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए जेनेरिक ड्रग इज अ ब्रह्मास्त्र। उस जेनेरिक ड्रग का भारत से तकरीबन 40% इंपोर्ट होता है, और उस वजह से हमारा जो $330 बिलियन की हमें कॉस्ट सेविंग होती है, आई रिपीट माई सेल्फ, $330 बिलियन की कॉस्ट सेविंग होती है, जो 40% इंडिया से डायरेक्टली अटैच्ड है फॉर जेनेरिक ड्रग। नंबर टू, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उस पे भी 100% लगाया गया है। और इंडिया के मेडिकल डिवाइस 2024 टू 2031 इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेक्टर, जिसमें हम निवेश देख रहे थे बिलियंस ऑफ डॉलर का होना था। और जिस इंडस्ट्री से मैं कनेक्टेड हूं, हम्म। ट्रांसप्लांट आप समझ लीजिए, इवन मेरे फ्रेंड्स जो ऑर्थो का देखते हैं, बहुत सस्ते और बहुत हाई क्वालिटी डिवाइसेस जो 1/5 कॉस्ट पे इंडिया से इंपोर्ट होने थे, उस पे भी दिक्कत आएगी। इसके मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशन है, जिसपे मैं बाद में बता सकता हूं। बट इट्स वेरी कंसर्निंग फॉर पीपल इन माई सेक्टर। केवल भैया, पाकिस्तान तो क्या सिर्फ गोली देता है, हम तो क्या ठीक होने की गोली देते हैं। फिर भी पाकिस्तान से इतनी दोस्ती। मैं लेकिन मैं अमेरिका और पाकिस्तान हाँ, में, सज्जाद बुखारी जी हमारे साथ हैं, उनके आगे भी डॉक्टर लगा हुआ है। अब वो पीएचडी वाले डॉक्टर हैं कि वो पाकिस्तान वाले, वो केमिस्ट वाले डॉक्टर हैं, तो बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन भैया, आप लोग गोली देते देते इतने नजदीक पहुंच गए। हम तो ठीक होने की गोली दे रहे थे। फिर भी देखिए अभी ट्रेड डील को लेकर क्या सिचुएशन बनी हुई है। सज्जाद बुखारी जी, और प्लीज सज्जाद बुखारी जी का नाम जो है वेस्टर्न में सही कीजिएगा। साजिद लिखा हो, उसको सज्जाद कर दीजिएगा, पीसीआर प्लीज, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, और आपके तमाम पैनलिस्ट को जो है वो आदाब अर्ज है। आज सबसे पहले आपका इंट्रो सुन के जो है वो मैं तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता। बहुत कॉम्पिटेंट और बड़ा एक आपको मैंने कंसिस्टेंट जो है वो आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी है, और जिसमें स्टेटिस्टिक्स का आपने भरपूर इस्तेमाल किया है। नो डाउट आपने बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया है, और मैं इसीलिए जो है वो आपका मुत्तकिद हूँ, और हमेशा आपके शो में जी बहुत मैं शुक्रिया, कोशिश बहुत करता हूँ शुक्रिया। कि किसी सूरत भी मैं इनकार ना करूँ। अभी जो आपने गुफ्तगू की है, सबसे पहले तो मैं आपको, आप बता रहे थे कि गोली ना, तो गोली आपने अमेरिका को दी थी, लेकिन अमेरिका आपकी उस गोली के चक्कर में पड़ा नहीं। हमने सीधा सीधा जो है वो आपकी सर्जरी कर दी। आपको पता है उस सर्जरी का अंजाम क्या हुआ। अब आपने मेरी आज बात थोड़ी गौर से सुननी है, आपको सारी समझ आ जाएगी। ये जो आप पे 100% आज टैरिफ लगा है आपकी फार्मास्यूटिकल पर, और उन्होंने कहा कि अभी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी। चलो, उसको प्लांट्स लगाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो आपके सॉल्ट्स हैं, चाहे वो आपके जेनरिक हैं, या वो आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन, या जो भी आपका जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, उन्होंने लगाया है। उसकी मुहर्रिकात में आज आपको बताना चाहता हूँ। और ये जो 4% आपका इंडेक्स जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के, जो क्रैश किया आपका 4% या 5% तक का पहुंच गया है, उसके पीछे जो वजूहात हैं, उसको अगर आप मेरे आज बात गौर से सुन लें तो आपका ये मसला ही हल हो जाएगा। देखिए, जब से आपकी बीजेपी सरकार और बिलखुसूस आरएसएस, बजरंग दल, संघ परिवार और ये शिवसेना जैसी लोग शामिल हुए हैं, और बिलखुसूस मोदी जैसे लोग, इन्होंने आपको इतना बुखारी साहब, नुकसान पहुंचाया। सुन लेना साहब, फिर आप तसल्ली से जवाब दे नहीं दीजिएगा, मैं आपको देखिए, पूरी क्या बात बता आपका देता ना हूँ। हर सुन तो डिबेट में लेना, एक ही पॉइंट आ जाता है। मैं सुन बस तो ये कह रहा लेना, हूं, वजह बताता हूँ आपको, मैं वजह आपको बताता हूँ। आप याद करके आए कि भाई ट्रेन पर निबंध, और यहां पर यार बता मेरी दिया बात गया तो भाई सुन लेना ट्रक आपका, पर निबंध। आपने सुने ना, ट्रक को ट्रेन बता दिया और निबंध लिख दिया, आप फिर आगे बीजेपी मेरी बात आरएसएस। सुन तो लें, आप सुन तो लें, भाई आप मेरी साहब, आप बात तो अपनी सुन, निबंध से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? मेरी बात तो सुन लेना। मैं आपको पूरी टेक्निकलिटीज भी बता देता हूँ ना। देखिए, मैं आप स्टार्ट लेता हूँ, कहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका जो मसला था वो आपका स्टार्ट होता है श्रीलंका में, जहां पे महिंदा राजा पक्से के साथ जो है वो आपके 36 का आंकड़ा जो है वो पता चला, सामने आया। उसके बाद एक तसलसल के साथ हमने ये देखा कि नेपाल के पी ओली शर्मा जो हैं, उनके साथ जो है वो आपके मामला काला पानी और वगैरह वगैरह उठकर सामने आए। फिर वहां से भी आप फारिग हो गए। फिर बांग्लादेश में हसीना वाजिद का मामला आपके सामने आया, वो भाग के आपके पास आके यहाँ छुपी बैठी हैं। और प्रोफेसर
साहब जो हैं वो इस वक्त जो है वो यूएन में उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, मुख्तलिफ दोस्तों से भी, आपके जो खास दोस्त हैं जिनसे नहीं, आपको बड़ी उसके तकलीफ बाद होती वहां है, की क्या स्थिति उनको हुई क्या वो है, आपने नहीं बताया। सुन लेना, अब श्रीलंका बताता में हूँ। क्या हालात बने देखिए, आप बने आपकी आपने किसी नहीं पोजीशन बताया। से सुने ना, बांग्लादेश में क्या आज थोड़ा सा मारकाट सुन लें, मची आपने नहीं विवेक जी बताया। सुन लें, नेपाल सुने में विवेक क्या जी, सिचुएशन बनी आपने सुने, नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान ना के आपको, हालात क्या हैं आपने नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए श्रीलंका में जो मालदीव्स का भी मैं नहीं छोड़ता, वो जो आप उनके सदारती इंतखाबात में भी आपका इंटरवीन नजर आया, उन्होंने बड़ा आपके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह भी किया। फिर आपने जफना में जो है अपने लोग जो अपने भाई अभी तो प्रॉक्सी थे और उनको आप सुने ना सर, सुन लेना, मालदीव आप से अभी तफसीलात हमारा भी सुन लें। बायलैटरल रिलेशन बहुत मजबूत हुआ है और अभी हाल ही में दौरा खत्म सर हुआ आप है हमारे। आइसोलेट हो गए हैं। सर आपको इतना जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने सर्जरी की है, आपको ऐसा स्टीराइड दिया है कि आप डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के बदतरीन इस वक्त मुल्कों में शुमार हो चुके हैं। इस वक्त आपका कोई नेबर मुल्क भी आप यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते जो आपके साथ सिफारती ताल्लुकात में बेहतर और फ्रंट लाइन पर नजर आ रहा हो। इसके पीछे यही आइडियोलॉजी है जिसने आज को आपको इस नहज पर पहुंचा दिया है। एक सेकुलर स्टेट को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट स्टेट जब आप बनाएंगे और जब आप बेवकूफियां करेंगे मैक 21 के पायलट्स इतनी और मैक तकलीफ है भाई 21 वाले साहब, जो आप ये काम बहुत करेंगे। अंदर तक तकलीफ है। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ये वो पता नहीं क्या क्या। अच्छा, इनके चीफ सर भी मैं यही आपको बोलते कह रहा रहते हूं, मैं हैं, वो बातें कह रहा हूं जो सुरेंद्र सिंह आपकी, जी और अभय देखिए कार्की जी, आप मिताली फार्मर निखोरी जी, धीरज कौल साहब, इनके ये बुखारी साहब। अच्छा एक बात बताइए, आसिम मुनीर को स्क्रिप्ट आप ही तो लिख के नहीं देते हैं कहीं। सर मेरी बात सुने, मुनीर ये साहब का मैंने स्क्रिप्ट आपको आप कल लिखते कहा हैं कि था। नहीं। सुने मेरी बात सुने, मुनीर साहब का विवेक जी, स्क्रिप्ट आप ही लिखते हैं, मैंने पकड़ लिया मैं आपको। जवाब देता हूं, ना ना आप मैंने किस बात पकड़ पे, लिया आपको। ये जो भाषण हुआ था मैं जवाब पहलगाम देता अटैक हूं, के पहले, सुने ये ना, मैं आपने इसी ही का लिखा था जवाब देने सज्जाद लगा, बुखारी जी। मैं मैं इसी समझ का गया, आपको, ये हिंदू अब मैं एक्सट्रीमिस्ट आपको, और ये हिंदू कौम अलग है और हम अलग हैं, ये सब आपने किया है, मैं समझ गया। नहीं मैं आपको जो मैं है इसका अब जरा लॉजिक दे सुरेंद्र रहा सिंह हूं। और अभय कार्की और मिताली जी के पास जाऊं, जो आपके एलिगेशन का जवाब देंगे कि भाई हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत खराब हो गए हैं, इसलिए अमेरिका से खराब है, इसलिए अमेरिका ये कर रहा है। सुरेंद्र सिंह जी जरा इस पर आप थोड़ी तस्वीर साफ करेंगे क्या। सुरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा थोड़ा प्लीज, थैंक यू। विवेक जी अब मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आपको? आ रही है, बिल्कुल। विवेक जी समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। तो एक शेर से शुरू करता हूं, बुखारी साहब पेशे खिदमत करता हूं कि ना समझ लोग भी बड़े सयाने हैं। विवेक जी अर्ज किया है, इरशाद ना इरशाद। समझ लोग भी बड़े सयाने हैं, सिर्फ हाँ अपने मतलब की बात माने हैं। हाँ। विवेक जी छोड़ दीजिए हिंदुस्तान को, पहले ये बताइए 78 साल के बाद पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। 25-26 दफा आप आईएमएफ के पास गए हैं। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल बजट से छोटी पाकिस्तान की जीडीपी है। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कोई टर्म नहीं कंप्लीट की। जर्नैलों का बूट सरकार को चलाता है। आधी मुल्क के पास इंटरनेट नहीं है। लाहौर में भी बुक फेस्ट हुआ, उसमें विवेक जी बड़ा मजा आएगा आपको सुन के कि बुक फेस्ट में 1200 शोरमा बिके, 800 बिरयानी बिकी और किताबें कितनी बिकी बुखारी साहब? 35। इस्लाम का चूरन, हिंदू यूद और हऊद की नफरत को लेके आप इतनी दूर आ गए कि $1 बिलियन के लिए आपका प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक अर्दली है आपके जर्नैल का, उसके साथ खड़ा होके कशकोल लेके $1 बिलियन मांगता है। बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं कि $1 बिलियन की मीटिंग में मुकेश अंबानी साहब खुद नहीं बैठते, उनका एक डायरेक्टर चला जाता है। तो पहले थोड़ा आईना देखिए और इस हिंदू की नफरत को कि आपके सिवाय क्रिकेट के और है क्या। मैं 5 दफा आया हूं ना, मुझे वहां एम्स मिला, ना वो भी खत्म हो डीआरडीओ गया मिला क्रिकेट सर। और ना आईआईटी मिला। तो कमाल करते हो मेरे मालिक, थोड़ा सा एक आईना खरीदो और देखो कि आप जिनसे बात कर रहे हो उतने तो, जितनी हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट निकलते हैं 1 साल में, उतने पाकिस्तान में 78 साल में नहीं निकले। एक भी नोबेल प्राइज या 2 नहीं मिले होंगे। पाकिस्तान के पास एक भी पेटेंट राइट नहीं है। ज्यादातर आपके लोग डंकी रूट लेके, मैं यूरोप में भी रहा हूं, बेचारों के साथ ज्यादती की जर्नैलों ने, जिन्होंने हिंदुओं को दुश्मन बना के अपने बजट रखे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जरा जाके एक बार अपने कोर कमांडर के घर देखिएगा, फिर मेरे से बात कीजिएगा। विवेक जी ये तो एक बात है, मैं अमेरिका पे आऊं
कि मैं साहब को आईना दिखाऊं, पहले आप चुनाव कीजिए। नहीं नहीं, बस हो गया, ज्यादा कपड़े फाड़े के साथ सज्जाद भाई भाग जाएंगे। 1 घंटा बिठाना है उनको, थोड़ी इज्जत भी बख्शनी जरूरी होती है सर। क्या होता है कभी कभी सुनाने के लिए थोड़ा सा प्यार दुलार मरहम भी आवश्यकता पड़ती है, तो थोड़ा सा रुक के अब थोड़ा अमेरिका पर भी 2 लाइन बोल लीजिए, फिर मैं मिताली जी और अभय कार्की सर का रुक कर काफी देर अब से वेट कर अमेरिका रहा हूं। की बात करता हूं मैं कि देखिए अमेरिका में भी क्या हुआ कि मैं सिख रिलीजन से हूं, तो हमारे हर काम को बड़ा समझा जाता है, छोटा काम ही नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा था वंड छको, नाम छको और मेडिटेट करो। पर वो एक प्रॉपर्टी डीलर वहां का प्रेसिडेंट बन गया है, उसको सियासत नहीं आती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सवेरे कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। उनको उनको सिर्फ एक चीज आती है नजर की, भाई ला रहे हो तो क्या ला रहे हो, जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। कुछ नहीं कर रहा है वो अपने अमेरिकनों का नुकसान कर रहा है। वो दवाई महंगी करेगा, वो टैरिफ करेगा, वो EB1 पे लगाएगा। तो भाई तुम्हारे यहाँ तो जो अमेरिका के बच्चे हैं वो तो स्कूल कॉलेज में जाके गोलियां चला रहे हैं। वो बेचारों को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं आदमी हूं कि मैं औरत हूं। ये तो हिंदुस्तान के इंजीनियर हैं जिन्होंने जाके तुम्हारी टेक्नोलॉजी की कंपनियां बनाई हैं। अमेरिका की 10 में से 7 से 8 जो कंपनियां हैं जो अब हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर उसमें से हिंदुस्तान को निकाल दो तो बोइंग भी गया, लॉकहीड मार्टिन भी गया, नासा भी गया, सिलिकॉन वैली भी गया। 37% CEO अमेरिका में हिंदुस्तान से आते हैं, जो 1% से कम है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने सिर पे बंदूक रख के मारना चाहते हैं, उनका चुनाव है। पर हाँ, हमारे लिए साबिता में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब पानी अपना रास्ता ढूंढेगा, क्योंकि हमारे पंजाबी में कहती है जिन्होंने लगी सियाणी आपे ले जाएंगे। तो हुनर के लिए जर्मनी के भी एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दे दी है और दुनिया हुनर जी। की मोहताज है। हाँ, लास्ट बात है, हमने डेवलप की IT, पाकिस्तान ने भी डेवलप की IT। हमने किया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने किया इंटरनेशनल टेररिज्म। तो थोड़ा सा फर्क है, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं। बाकी तो ठीक चल रहे हैं और ये चलेंगे भी नहीं ज्यादा, क्योंकि इनके 4 टुकड़े होने वाले। 2 नेशन थ्योरी पहले थी जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हुआ, अभी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी अपना रास्ता नापेगा। जी, शुक्रिया भाई मैं जी, सुरेंद्र जी विवेक जी। वापस आ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं आपके जज्बात और हालात दोनों समझ सकता हूं। बुखारी साहब थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, क्योंकि 2 मेहमान अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनका रिएक्शन लेके फिर मैं आता हूं। मैं कार्की सर से और मिताली से जानना चाहूंगा कि कार्की सर आखिर क्या चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में। वो पाकिस्तान को बहुत आगे रख रहे हैं, हिंदुस्तान को बार बार टैरिफ से धमका रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि ट्रंप ने जो स्ट्रैटेजी थी उनकी अभी तक की, जो इंडो पैसिफिक की तरफ पिवट टू इंडो पैसिफिक था, उसको उन्होंने जो 25 साल की मेहनत थी हिंदुस्तान अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको रख दिया ताक में। और उनका अभी इंटरेस्ट आया 2 चीज़ों में, एक तो मागा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दूसरा ये है कि ये रशियन वॉर का क्रेडिट मेरे को क्यों नहीं मिल पा रहा है यूक्रेन वॉर को रोकने का, और उसके लिए उन्होंने जिम्मेवार अभी ठहरा ही दिया है हिंदुस्तान और चाइना को। तीसरा उनका यह है कि उनके एक जुनून है कि मेरे को मिनरल जहां भी चाहिए मिनरल मेरे को लेने। यूक्रेन से उसने मिनरल का डील कर दिया है। अब यहाँ को जो पिवट मार रहा है, वो चाइना की गुंडागर्दी बगराम की- बर्दाश्त नहीं हो रही ना मिनरल्स में। तो उसके लिए देखिए पाकिस्तान उसके लिए सेंट्रल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से उसको एक पोर्ट एक्सेस मिलता है, समुद्री रास्ते से उसको एक्सेस मिलता है। अफगानिस्तान के पास कोई समुद्री रास्ता नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है। और दूसरा, अगर चाइना को उसने कंटेन करना है तो अभी वो सेंट्रल एशिया की तरफ देख रहा है जहाँ पे चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और सेंट्रल एशिया को पहुँचने के लिए उसको दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ज़रूरत है। साथ ही में ईरान जो उसको ट्रबल कर रहा है उस पर अगर उसने नज़र रखनी है तो वो सेंट्रल एशिया की तरफ अपना उसने पिवट किया है। यानी कि पैसिफिक से अभी हम देखें तो वो सेंट्रल एशिया की तरफ को अपने को ज़्यादा दे रहा है। चाइना का कंटेनमेंट सी की तरफ से नहीं, बल्कि इधर पे मेडिटेरेनियन से लेके पाकिस्तान और उधर की तरफ अपना म्यांमार से आगे की तरफ वो देख रहा है, यूनान की तरफ को, वहाँ भी काफ़ी मिनरल्स हैं म्यांमार वगैरह में, इसलिए बांग्लादेश के साथ जो छांटकाट हो रही है। तो ये तो उसका मोटे तौर पे है। लेकिन क्योंकि उसको इंडिया से उसको आदत है एक हुक्मरान की तरह ट्रंप को और अमेरिका को, जो एरोगेंस है उस कंट्री की, कि मैं जब बोलता हूँ तो यूरोप भी दौड़ा दौड़ा आता है, मैं जब बोलता हूँ तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सब लोग जी सर बोलते हैं। अभी उसको जो हिंदुस्तान ने अपनी सीधी स्पाइन दिखाई है
रीढ़ की हड्डी सीधी दिखाई है, तो उसको ये पच नहीं रहा है कि क्यों हाँ, नहीं मैं मेरे जब बोलता हूं कहने तो पे शाहबाज दौड़ा। और मुनीर भी दौड़े दौड़े आते हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी, भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक नहीं गए एक बार भी दौड़े दौड़े, तो वो उनको हाँ, तो थोड़ा हजम नहीं हो उसमें रहा भी है। अगर आप देखिए, पाकिस्तान अपने को एक डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश कहता है, जिसका प्रधानमंत्री है। उस बेचारे प्रधानमंत्री को अब मौका मिला है हाथ मिलाने के लिए 36 सेकंड के लिए ट्रंप के साथ। 3 बार उनका जो डिक्टेटर तो अभी नहीं बना पर है, मुनीर, वो जाके उनको मिलके आके सारे डील डूल कर देता है। मतलब हिंदुस्तान में तो आप सोच ही नहीं सकते कि आर्मी चीफ जाके आप अमेरिका जाएगा और कुछ करके आएगा, प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मोदी का जो खौफ है और मोदी जो नहीं कर रहा है, उससे ब्रिक्स में भी एक जान आ गई है। और ब्रिक्स को तोड़ना ट्रंप ने अपना मकसद किया है, और सबसे पहले उसमें वो चाइना, इंडिया और ब्राजील को टारगेट कर रहा है। इंडिया को ब्राजील वो को ऑयल आपने देखा जो यूएनजीए में किस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की है, जी, वो बहुत डोनाल्ड ट्रंप डिस्टर्बिंग था। की एग्जैक्टली। बहुत जोरदार है। वो तो अर्दोगान को भी शाबाश, सबसे अच्छे आदमी हो, और उसको गाली भी वहीं पे दे देते हैं कि इलेक्शंस को रिक करना सीखना है तो आप एर्दोगान से सीखिए। तो हाँ, एर्दोगान को भी डोनाल्ड उन्होंने भला बुरा ट्रंप बोला। चमत्कार पैदा किया है डोनाल्ड ट्रंप जी, में कि खुद अमेरिकन ये तो को समझ। डिफेंस एंगल रहा। मैं जरा मिताली से जान लेता हूं कि मिताली, इसमें अगर ट्रेड डील के लिए कहीं ये प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का कि भाई आप ट्रेड डील साइन कर दीजिए, आपको इस टैरिफ वॉर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी? थैंक यू विवेक जी, मुझे जोड़ने के लिए। आई मोस्ट थिंक वेलकम। ये जो अभी हम सुन रहे हैं ना पूरा नैरेटिव, इसमें आप ये सोचिए कि अगर आप एक एवरेज अमेरिकन सिटीजन हो, तो आपकी जिंदगी को किस तरह से आपके ही प्रेसिडेंट ने कैसे उलट पुलट कर दिया है, आप सिर्फ यही सोच रहे होंगे। क्योंकि हमारे इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे रिलेटिव्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उन सबके हम सबको फोन आते हैं कि अब तो खाने की पदार्थें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, खाना खा नहीं पा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा नहीं पा रहे हैं, गाड़ी ले नहीं पा रहे हैं, सारी चीजों पर टैरिफ लग चुका है। एक मेडिसिन ही बची थी, अब मेडिसिन भी डबल प्राइस की हो गई हैं। इंडिया से पूरे विश्व में, नियरली पूरे विश्व में जेनेरिक मेडिसिन जाती हैं। यूएस सिर्फ 1/3 हमारा मार्केट है, और अगर यूएस में कम भी हो जाएंगी तो ऐसी कोई कमी नहीं है इंडिया को मार्केट्स की, स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। बाकी सेक्टर्स में भी, मैं अभी उत्तर प्रदेश होकर आई हूँ, मैंने इतने सारे टेक्सटाइल वर्कर्स के साथ बात करी है, मैंने इतने सारे कारपेट वर्कर्स के साथ बात करी है, उन्होंने भी ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ ली है। ऐसा नहीं है कि वो सेम लेवल पर है या सेम अमाउंट ऑफ मनी उनको मिल रहा है, डेफिनेटली लॉस है, लेकिन सबका एक ही कहना है कि हम इस आदमी के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। हमें अमेरिकन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक ये आदमी अमेरिकन का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तब तक हमें इस देश से प्रॉब्लम है। तो अब आगे चल के इंडिया अमेरिका एक साथ क्या कभी काम कर पाएंगे? मेरे हिसाब से सारा प्रश्न उस पॉइंट पे आ जाता है, हमारी ट्रेड का फ्यूचर उस पर आ जाता है, क्योंकि एक इंसान और एक व्हाइट हाउस की वजह से इंडिया और यूएस के बीच में जो इतने सालों से काम हुआ है ट्रेड बढ़ाने का, सर्विसेज ट्रेड बढ़ाने का, आज भी आईटी सेक्टर के लिए यूएस कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इकोनॉमी के लिए यूएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। हम उसको कभी कम हमें करना भी नहीं चाहिए, क्यों हम उसको छोड़ें जी, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें अपना ऐसे आगे बढ़ना है कि ठीक है, एक व्हाइट हाउस है, वो कुछ भी कह रहा है, वो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें अपने इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स अब बनाने होंगे सारे लोगों के साथ, रिपब्लिकन्स के साथ भी और डेमोक्रेट्स के साथ भी, ताकि आगे चल के भारत के लिए लोग आगे बोलें और ये कहें कि हाँ, हम भारत के साथ काम करना चाहते हैं। ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं। मैं कौल साहब इस पर आपका जवाब लूं, लेकिन बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, सुरेंद्र जी के को आंसर करना चाहते थे, वो उनका रिएक्शन लेता हूं, फिर कौल साहब और सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जी सज्जाद बुखारी जी। महिला बैठी है, हमारी बहन बैठी है, इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की हैं, बड़ी सेंसिबल इन्होंने गुफ्तगू की है कि आप पूरी दुनिया में अपना जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसको कभी कमजोर नहीं रखते आप, क्योंकि शख्सियत जो होती है उससे ज्यादा आपको मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करने होते हैं, चाहे उस पर कोई भी पॉलिटिकल फोर्स बराजमान हो या बरसर इख्तदार हो, तो इनका मशवरा नजरअंदाज न कीजिएगा। सरदार साहब,
कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपको पता है हमारी तो इनके साथ जज्बाती एक निस्बत और वाबस्तगी भी है। बाबा गुरु नानक के साथ तो हमारा वैसे भी एक मोहब्बत का, आप लोगों के साथ जिस तरह मोहब्बत का रिश्ता है, तो इनके साथ थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हम बाबा गुरु नानक को जो है बहुत मानते भी हैं और बड़ी इज्जत हम उनका करते हैं। तो इन्होंने एक पंजाबी की मिसाल दी, गोके की मेरी मादरी जुबान नहीं है, लेकिन पंजाबी के एक शेर मुझे याद आ गया इनकी गुफ्तगू सुन के, कि जिन्ने खादियां गाजरा ते टेढ़ उना दे पीड़। मतलब वो सरदार साहब समझ गए होंगे कि जो गाजरें खाते हैं उनको थोड़ा सा डायरिया और दस्त लग जाते हैं, ठीक है। एक शेर में उनको और भी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि बाबा गुरु नानक के हवाले से निस्बत है, तो मैं कहता हूं कि एक वो है कि मुझे आंख का कांटा समझे, एक मैं हूं कि उन्हें दिल में बसा रखा है। तो सरदार साहब आपकी बातों पे मैंने ज्यादा माइंड नहीं किया, लेकिन मैं ये जरूर आपको बताता हूं, देखिए आपका जो मसला हुआ है वो मसला आपका सबसे पहले जो हुआ है, देखिए आपकी किसी मेडिसिन से कोई एक्सपायर नहीं हुआ, ये प्यार मोहब्बत वाली शेरो शायरी थोड़ी हाफिज सईद को भी बताइए, थोड़ा सर वो भी मसूद बता अजहर को भी बताइए, थोड़ा आसिम मुनीर को भी समझाइए, थोड़ा जो है ये जो आपके वो टेररिस्ट जो गली गली घूमते रहते, थोड़ा उनको भी समझाइए, दाऊद इब्राहिम को जाके थोड़े गालिब के 2-4 शेर बताइए। ठीक है, ये सारी अच्छी और प्यारी बातें टीवी पर, और ये प्रोपेगेंडा जो आप कर रहे हैं कि इनसे हमसे थोड़ा ज्यादा मोहब्बत, हमें उनमें क्या फर्क है भाई, हम दोनों ही हिंदुस्तानी हैं, यहाँ भी खेल, आप नहीं समझ सकेंगे, यहाँ भी आईएसआई, टीवी पर भी वो खुद आपको, वो सरदार जी आपको बता देंगे। देखिए बात ये है ना, जहां मोहब्बत की बात होती है, अब आपका जो मसला, टीवी पर भी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। यार आप सुने तो सुने, अब सुन तो ले यार बुखारी साहब, भगवान ने शक्ल आपको अच्छी दी है, कम से कम थोड़ी अच्छी बातें भी क्या करें। यार मेरी बात सुने, आप अपने पैनलिस्ट को इंटरप्ट नहीं करते, मुझे बार बार इंटरप्ट करते हैं। आप गलत करते हैं तो मुझे रोकना पड़ेगा, मैं एज ए हिंदुस्तानी फर्ज बनता है कि मैं आपको रोकूं। वो तो आप जो आतंकियों ने पहलगाम में किया वही काम आप टीवी पर बैठ के कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको टोकना पड़ा। यार देखिए मेरी बात वहां धर्म पूछ के मारा टेररिस्टों ने, और यहां पर आप मुझमें और सुरेंद्र भाई में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करें, हम उनसे कम मोहब्बत है, आपसे थोड़ी ज्यादा है, पता नहीं क्या। चलिए आप मुद्दे पर आइए। आप मेरे राइट ऑफ ओपिनियन नहीं छीन सकते हैं सर, फिर उसका आप उसके बाद काउंटर आप उसे भले कर, ठीक बात है, आप अपने ठीक है, मुद्दे पर आइए, ठीक, धन्यवाद। ठीक है, ये आपको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए था कि अब की बार ट्रंप सरकार, ठीक है, ये आपका नारा था, ये हमने नहीं लगाया था, आपने कहा था कि बड़ी आपकी पर्सनल दोस्ती है, तो आपको पता चल गया कि आपकी पर्सनल दोस्ती है। इन हमाकतों की वजह से जो मैंने आपको समझाई थी, इन हमाकतों, देखो आपके किसी किडनी ट्रांसप्लांट के लीवर ट्रांसप्लांट पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां पे उन्होंने नहीं करवाई, नहीं आप पे 100% टैरिफ लगाया है, उन्होंने आपकी बेज़ाब्तियों पर और आपकी बेजा मदाखलत पर, और ये जो आपकी डबल स्टैंडर्ड है कि आप एक तरफ अमेरिका के साथ जो है वो इतना टैरिफ में, जीरो टैरिफ में आप ट्रेड भी कर रहे हैं। ये इसी को पोल्यूटेड माइंडसेट कहते हैं। बुखारी साहब आपकी बात अभी पूरी नहीं हुई, अभी आप पूरा करना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है, पूरा कर लीजिए, जल्दी पूरा कर लीजिए। पूरा कर लेता हूं। हाँ। आपका मसला ये है, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि बार बार मैंने आपको यही बात बताई है कि ये जो आप पे टैरिफ लगाए गए हैं, इसकी मुहर्रिकात को आप जाने। देखिए ये 1.5 अरब की जो आबादी है, इसको आप किसी शख्सियत परस्ती का शिकार होकर इसको सियासत की भेंट मत चढ़ाएं। आप अपनी डिप्लोमेसी जारी रखें, अपनी सफारतकारी जारी रखें, जब तक आपने उन डबल स्टैंडर्ड्स को खत्म नहीं किया जो कि आपने अरसे दराज से, जो आप पहले भी जो है जाकर उसी कैंप में बैठे हुए थे जब सोवियत यूनियन वार हुई थी, वो भी सरदार साहब को पता होगा, उसमें आप लोगों के साथ क्या वजूहत थी। ठीक है, अब मसला ये है, हाँ, अगर आप समझते हैं, अब मेरी बात सुने, अब आपको मैं एक मशवरा भी दूंगा और नुस्खा भी समझ लें आप मेरी तरफ से, उसके बाद आप जो कहना चाहते हैं कहें। देखिए बहुत सारी बीमारियों के मुख्तलिफ इलाज होते हैं, आपने कहा मैं डॉक्टर भी हूं, तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। ये जो आजकल आपकी हालत हुई हुई है ना, तो इसमें आप सुबह दोपहर शाम 2-2 मरतबा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, दाऊद इब्राहिम का और हाफिज सईद का नाम आप पानी में घोल के पी लिया करें, आपको अफाका होगा। अच्छा, कितने मासूम आदमी है सज्जाद बुखारी जी। मैं सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, इन्होंने अपने आर्मी चीफ का नाम 2 लोगों के साथ कंपेयर किया, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम। देखिए कितने प्यार से कबूल करते हैं कि जो आसिम मुनीर हैं वही दाऊद इब्राहिम है और वही हाफिज सईद है। ये मासूमियत आपको कहीं मिलेगी बताइए? ये सिर्फ पाकिस्तानियों में मिल सकती है, ये सिर्फ पाकिस्तानी ही ऐसा कह सकते हैं। मैं कद्र करता हूं आपकी इस ईमानदारी का सज्जाद बुखारी जी। आपने जिस तरह से कहा कि भाई आसिम मुनीर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम तीनों जो आपके बड़े हाफिज हैं, काबिल लोग हैं,
चलिए ठीक है, मुबारक हो आपको, रखिए भाई, आपके लोग हैं, कुछ अच्छा ही करेंगे आपका। खैर, मैं सुरेंद्र सिंह जी और धीरज कौल कुछ कहना चाह रहे हैं। धीरज कौल साहब आपके पास आऊं मैं, जल्दी से सुरेंद्र सिंह कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी। गुलजार साहब का गाना था कि तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। अब मैं अपने पाकिस्तान के भाई से बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं, चलो हम तो आप हमें तो प्यार की नजर से देखते नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। 88 रुपए का हिंदुस्तान का डॉलर है। हमारी जो सियासतदान है उन्होंने हमें चौथी बड़ी मईशत दी है। मैं अभी देख रहा था आपका डॉलर 280 रुपए का है। हमारी दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। आपकी किसमें नजर आती है मुझे पता ही नहीं है। आप पहले FATF से बाहर निकलो, फिर गुफ्तगू कर लेंगे, दोबारा जाने वाले हो। 7% की हमारी ग्रोथ है। आपकी ग्रोथ तो तब होगी जब आपका कुछ व्यापार होगा। आप तो सिर्फ इनकी एड में ग्रोथ ही नहीं, घूमते क्योंकि रहे इनका हो, कुछ है ही पिस्तौल नहीं। लेके। इनका ये अभी भी ये पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक पुर्जा बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्रिप्टो करेंसी, कहा जाता है कि $500 मिलियन से ऊपर की उनकी अपनी वर्थ बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान से वो काम कर रहे हैं। जी। तो पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी और कोई नहीं है। मतलब अगर थोड़ी सी भी किसी पाकिस्तानी में खैरियत हो, गैरत हो, तो अगर आपका जो आर्मी चीफ है वो 2 दफा अमेरिका के 3 दफा मिला है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, और आपका सॉरी मतलब वो भाड़े का टट्टू जो प्राइम मिनिस्टर वो बेचारा पीछे दुम हिला के घूमता रहता है। इसका मतलब आपके जमहूरियत नाम की तो ज भी नहीं है। आपके सब कुछ तो बिका। इमरान खान को कहां डाला, क्या उसकी हालत है कोई पता नहीं। कोर्ट्स बिके हुए। और मैं इन्होंने पंजाबियत का कहा तो मैं उसमें आना चाहूंगा। जब जब पाकिस्तान बना तो 65% पंजाब हमारे पास गया और 35% हमारे पास आया। तो पाकिस्तान का सत्यानाश ही उनकी पंजाबी आर्मी ने किया जिन्होंने बांग्लादेश बनाया। आज भी 65 से 67% उनकी पंजाबी आर्मी है जिसने पूरे पाकिस्तान पे कंट्रोल कर रखा। और इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि इन्होंने उनको पनपने ही नहीं दिया। बाल्कनाइजेशन तो होगा सर, 71 में एक बार हुआ। रंग ही पसंद नहीं अभी आता। केपी में 4 दिन पहले एयर स्ट्राइक कर दिया उन लोगों ने, कई मासूम मारे गए। वो कौल साहब, भी अमेरिका के उसमें भी आप कभी मुझे और प्रोग्राम में बताऊंगा क्यों किया है। क्योंकि रेयर अर्थ की डील हुई अमेरिका के साथ, तो अमेरिका और वहां से निकाल रहे हैं इनको उनको, बुलाता बिल्कुल। है, इनको फरमान देता है। जी, वो कौल साहब हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं। दामोदर दास जी। मोदी साहब की तरह नहीं थे जिन्होंने कहा थैंक यू बट नो थैंक यू, रखो अपने टैरिफ आपके पास, हम आपकी बात का जवाब ही जी नहीं देंगे। ठीक है। कौल साहब, देखिए, मुझे नहीं लगता ये सीरियस कन्वर्सेशन है इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन। मैं फाइनेंशियल पर्सन हूं तो इट्स डजंट मेक सेंस। हमारा कंपटीशन चाइना के साथ होना चाहिए, दैट्स वेयर वी शुड फोकस। और 30 सेकंड में एक छोटा सा पॉइंट एडवाइस सज्जाद भाई बैठे हैं जो पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार, उनको देता हूं। आई एम सर्टिफाइड इन ब्लॉकचेन, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी जिसके फाउंडेशन पे होती है, आई हैव स्टडीड फ्रॉम हार्वर्ड ऑन दैट। मैं उस पर पूरा लेक्चर देता हूँ, शो कर सकता हूँ। आप एक होमवर्क करिए, घर जाकर देखिए कि 90% ऑफ ऑल्ट करेंसीज जो आती हैं उससे रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या हाल होता है, आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। सो इट इज ए वर्स देन एटॉमिक bomb for uneducated youth in Pakistan. They will lose their life savings. Having said that, let me come to the serious and issue at hand. देखिए, ये जानना जरूरी है कि तकरीबन 40% दवाइयां जो अमेरिका में आती हैं वो इंपोर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ये सही भी बात बात सही है कि भारत का कंट्रीब्यूशन 40% है। और ये भी जानना जरूरी है कि इमीडिएट 3 चीजें आएंगी। मैं आई एम सॉरी आई गॉट डिविएटेड ऑन अननेसेसरी टॉक, लेकिन तकरीबन हमारा जो रिटेल जो एक रेगुलर अमेरिकन है जो 60 से 80 हजार डॉलर कमाता है, उसकी जेब पे क्या असर आएगा, दैट इज द की पॉइंट। इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद जेनेरिक को जो 10.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भारत से होता है उसको इससे दूर रखा जाए। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि इंडिया 30 बिलियन डॉलर का ड्रग्स का एक्सपोर्ट करता है ओवरऑल ग्लोबली, जिसमें से तकरीबन 12.8 बिलियन अमेरिका को आता है, तो इंडिया का 30% हमारे पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 30 से +%। अगर ऐसा हुआ तो ये एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि हर अमेरिकी की जेब के ऊपर इन 1 ईयर अगर आप अक्रॉस, क्योंकि ब्रांडेड में मार्जिन कम है, जेनरिक में कम है, तो $250 का फर्क पड़ेगा।
एंड माइंड यू $250 आजकल के दिन के अंदर अमेरिका के अंदर मायने रखता है। इन्फ्लेशन इज हैवी, जॉबलेसनेस हमारे अमेरिका के अंदर 1.2 मिलियन जॉब्स पिछले साल अप्रैल से गई जा हैं। चुकी हैं। ये सीरियस टॉक है, दिस जी, इज नॉट अ बिल्कुल, जोक बहुत बिटवीन सिचुएशन पाकिस्तान वाकई बहुत सीरियस है, तो उसमें मैं टैरिफ एक बात आपको जल्दी बताना से प्लीज चाहूंगा प्लीज इसके प्लीज 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 प्लीज, बिकॉज दिस इज द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, नॉट पाकिस्तान। ठीक है। इसके 3 इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, जिसमें एक इमीडिएट इम्प्लीकेशन होगा जिसमें डेफिनेटली इंडियन इंडस्ट्री को थोड़ा सा हिट मिलेगा। सेकंड इम्प्लीकेशन मिड टर्म होगा ठीक जिसके है। अंदर कुछ कंपनीज इंक्लूडिंग सन फार्मा जी। एंड स्टफ अपने प्लांट्स अमेरिका में लगाएंगी जी। कुछ मात्रा में, लेकिन इवेंचुअली जो लॉन्ग टर्म होगा उसके अकॉर्डिंगली इंडिया एक ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को ढूंढेगा। और इंडिया की एक बात देखिए, मैं फिजिशियन हूं और ये जानना जरूरी है, इंडिया की जेनेरिक ड्रग्स एक वजह से दुनिया में नंबर 1 है, नॉट बिकॉज पीपल लव इंडिया एज अ कंट्री, बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल एक्सीलेंट है और प्राइस कॉम्पिटिटिव एज 40% बिल्कुल प्लस का है। बिल्कुल सही बात तो है। आप compete ही नहीं कर जी। सकते भारत के तो साथ। क्या मैं तो जल्दी से let's कार्की stay सर और focused। मिताली के पास आऊं। कार्की सर, क्या अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए पाकिस्तान के, अगर हम प्रोस्पेक्ट पर देखें जो भी पाकिस्तान और अमेरिका में चल रहा है? जी, अभी टैरिफ से हट के अगर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में हम आ जाएं तो हमें ये तो क्लियर है कि जब तक ट्रम्प जी हैं अपनी चेयर पे, तब तक उनका ये टिल्ट जो पाकिस्तान की तरफ है वो रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान उनको सूट करता है, उनकी बिडिंग पे, उनके कहने पे वो काम कर रहा है, उनको एक्सेस दे रहा है। जो इलाके उनको खाली कराने हैं वो उनकी अपनी फौज जो है ये बॉम्बिंग कर के खाली करा के उनको देगी। जहां तक हो सकता है उनको अगर अफगानिस्तान में बगराम देना है तो वो हक्कानी फैक्शन के साथ शायद बात करके कुछ वहां से भी उनसे करा सके। तो एक फैसिलिटेटर या एक दलाल के रूप में उनको बहुत सूट करता है। और क्योंकि अभी सुना है कि मुनीर साहब की पूरी फैमिली को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल चुकी है, तो उनको अभी बड़ा क्लियर है कि देश को डालो भट्टे में और उसके बाद वो भी अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप लेके वहां मिल जाएंगे। जैसे कि शायद कयानी साहब के ऑस्ट्रेलिया के पास कोई आइलैंड है, इनके ना तो प्राइम मिनिस्टर अपने देश में रहते हैं, या तो वो जन्नत में जाते हैं या फिर जेल में जाते हैं। दूसरा, इनके चीफ कभी अपने देश में नहीं रहते, चीफ हमेशा चीफ फॉरेन और निकल साथ साथ जाते जितने हैं। भी टॉप तो पॉलिटिकल लीडरशिप है सब बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। मिताली से जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगा, भारत के पास क्या ऑप्शन है इसके बीच में? विवेक, मैं ये कहना चाहती हूँ, आई एक्चुअली कंप्लीटली अग्री विद सम ऑफ द पीपल ऑन योर पैनल कि हमें अपने आप को एज अ कंट्री पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो हमें किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। Exactly. क्योंकि हमें अपनी ग्रोथ, अपनी पॉवर्टी, अपने अपने कंट्री को आगे कैसे लेकर जाना है इसके बारे में सोचना है। आज डोनाल्ड ट्रम्प एक रुख ले रहे हैं। जब ये इलेक्शन हो रहा था, आपको याद होगा, हम दोनों इसी चैनल पे थे और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या कमला हैरिस आएंगी या क्या डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे, और भारत के लिए तो डोनाल्ड ट्रम्प बहुत अच्छे रहेंगे। और आज देखिए 6 महीने बाद बिल्कुल हालात बदल गए हैं और अब एक डिफरेंट सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसे पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो नहीं कहते हैं, उसे कुल्हाड़ी पर कूद जाना कहते हैं।